बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 52 करेंगे। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। वुमेन्स को क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है इंडिया के अंदर, और व्हाट आर द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। औरतों को लेके क्या डिस्क्रिमिनेशन, क्या भेदभाव किया जाता है, और व्हाट डू यू मीन बाय इंडियाज पैट्रियार्चल ट्रेडिशंस। इसका मतलब ये बताना है कि जो इंडिया में परंपराएं जो पुराने टाइम से चलती आ रही है, प्रतिशतात्मकता टाइम से, तो वो परंपराएं जो है वो क्या है, उसका क्या मतलब है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। आंसर: today's India offers a lot of opportunities to women, with women having a voice in everyday life, the business world as well as in political life. आज के टाइम में जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है वुमेन्स को। इसके साथ साथ वुमेन्स का क्या था, हर एक दिन हर एक इंसान के लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्लस में जो वुमेन्स होती है आज के टाइम में हर एक फैक्टर्स में सेक्टर्स में दिखाई देती हैं, चाहे बिजनेस फील्ड हो या फिर कोई पॉलिटिकल लाइफ, उस हर जगह जो वुमेन्स होती है वो हमें आज के टाइम में देखने को मिलती है कि जो वुमेन्स होती है हर एक फील्ड में अपना योगदान दे रही हैं। नेवरथलेस इंडिया इज स्टिल अ मेल डोमिनेट सोसाइटी वेयर वुमेन आर ऑफ्टन सीन एज सबऑर्डिनेट एंड इन्फीरियर टू मैन। परंतु हम इस चीज को नहीं भूलते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो मेल डोमिनेट सोसाइटी है। मतलब जो इंडिया है हमारे परंपरा तरीके से आगे से ये चलता आ रहा है कि जो मेल होता है वो डोमिनेट होता है और जो वुमेन होती है सब ऑर्डिनेट होती है। इसका मतलब ये होता है जो मैन होता है वही ऑर्डर्स वगैरह देता है और जो वुमेन्स होती है उस चीज को फॉलो करती है, वो इंफीरियर होती है मैन के मुकाबले। However, even though India is moving away from the male-dominant culture, discrimination is still highly visible in rural as well as in urban areas throughout all strata of society. इसमें बताया गया है कि जो हमारी इंडिया है वो मेल डोमिनेट कल्चर है, मेल को ही आगे प्रधान माना जाता है, मेल ही जो होता है वो ऑर्डर देता है वुमेन्स को, और जो वुमेन्स होती है उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। उन्हें किसी प्रकार का कोई भी ऑर्डर नहीं होता कि वो मेल को किसी प्रकार का ऑर्डर दे सके, परंतु उन्हें क्या होता है उनके ऑर्डर को फॉलो करना होता है। और ये सारी डिस्क्रिमिनेशन हमें रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया में, शहरी और गाँव वाले एरिया में देखने को मिलती है, हर एक सोसाइटी में देखने को मिलती है, क्योंकि ये हर एक सोसाइटी स्तर पे जो मेल और फीमेल का जो होता है वो इसी तरीके से होता है कि मेल को डोमिनेट और फीमेल को सबऑर्डिनेट मान के चलते हैं। वाइल वुमेन आर ग्रेजुएटेड equality under the constitution, legal protection has a limited effect where patriarchal tradition prevail. इसमें कहा गया है कि आज के टाइम में अगर वुमेन्स अगर ग्रेजुएट करती है, अंडर ग्रेजुएट होते हैं, तो उसको भी बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है एज कम्पेयर टू मेल के, क्योंकि वो हमारे संविधान में बनाया गया है, राइट्स दिए गए हैं इक्वलिटी के, कि जितना हमें मेल को जितना हम देते हैं इम्पोर्टेंस उतना ही हमें फीमेल्स को देनी चाहिए, और फीमेल के लिए भी हमें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए, लिमिटेड इफेक्ट होने चाहिए एज कम्पेयर टू। परंतु जब पहले के टाइम में क्या होता था, जब प्रतात्मक ट्रेडिशन था, जो हमारी परंपराएं जो पुराने टाइम की थी, उसमें क्या होता था जो वुमेन्स होती थी वो सबऑर्डिनेट होती थी, उन्हें घर के चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, उन्हें किसी प्रकार का बाहरी काम नहीं करने को दिया जाता था, उन्हें सिर्फ घर के अंदर चार दीवारी के अंदर ही रह के अपनी लाइफ को जीना पड़ता था। अब हम आगे देखेंगे इंडिया पैट्रियार्चल ट्रेडिशंस। डॉरी ट्रेडिशन, इसमें क्या था, जो पहले के टाइम में होता था जो दहेज प्रथा थी उसके बारे में बताया गया। मच ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन अराइज फ्रॉम इंडियाज डॉरी ट्रेडिशन वेयर द ब्राइड्स फैमिली गिव्स द ग्रूम्स फैमिली मनी एंड और गिफ्ट्स। इसमें क्या था कि पहले के टाइम में जो वुमेन थी उनसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनसे क्या होता है, शादी के टाइम पे एक परंपरा बनाई गई थी कि जो लड़के वाले होते थे वो लड़की वालों से दहेज लेते थे। दहेज में चाहे वो पैसे ले या फिर किसी प्रकार का गिफ्ट, मतलब वो जो लेडीज की फैमिली होती थी, वुमेन की फैमिली होती थी, उसे प्रताड़ित करते थे और उनसे गिफ्ट मनी वगैरह लेने की कोशिश करते थे। डोरी वर मेड इलीगल इन इंडिया इन 1961। जो डोरी सिस्टम था उसके ऊपर जो कार्यवाही की गई थी, इसे बनाया गया था इसके रूल को कि दहेज लेने की प्रथा को बंद करने के लिए और दहेज को रोकने के लिए बनाया गया था। 1961 में बनाया गया था। हाउएवर द लॉ इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इन्फोर्स एंड द प्रैक्टिस परसिस्ट फॉर मोस्ट मैरिजेस।
और ये रूल इसलिए बनाया गया था कि जो लड़की की फैमिली होती थी वो दहेज ना दे सके और इस प्रथा को खत्म कर सके, परंतु इस लॉ का उतना फायदा नहीं हुआ कि और ना इसका इतना ज्यादा प्रैक्टिस की गई, क्योंकि जितने ज्यादातर जो शादियां होती थी उसमें लोग ये रूल होने के बाद भी वो दहेज वगैरह देते थे। Unfortunately, the inequitous dowry system has even spread to communities who traditionally have not practiced it. परंतु क्या अनफॉर्चुनेटली देखा गया जो हमारे डॉरी सिस्टम था, जो दहेज प्रथा थी, वो हमारी कम्युनिटी में फैलती गई और एक ये ट्रेडिशन की तरह हुई, ना कि किसी प्रैक्टिस की तरह। बिकॉज डॉरी इज समटाइम यूज एज अ मीन्स टू क्लाइम द सोशल लेडर टू अचीव इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड टू एक्युमुलेट मटेरियल वेल्थ। वो इसलिए था क्योंकि इससे क्या होता था, उन्हें लगता था कि हम अगर दहेज लेंगे तो इससे हमारा समाज में एक अच्छा नाम होगा, प्लस में हमारे लड़के की भी इज्जत होगी कि हमें आज दहेज में ये सब मिला। इससे क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस होगा वो भी बढ़ेगा, प्लस में एक हमारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी वो भी मिलेगी, और जो हम वेल्थ वाइज भी हमें लगेगा कि हम कम्युनिटी में कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। The model used to calculate the dowry takes the bridegroom's education and future earning potential into accounts, while the bride's education and earning potential are only relevant to her societal role of being better wife and mother. इसमें क्या माना जाता था कि जब हम दहेज लेते थे लड़कियों की फैमिली से, गर्ल्स की फैमिली से, तो इसमें उनका ये माना जाता था कि जो हमारा लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है और आपकी जो बेटी है उसका अच्छे तरीके से रखेगा। प्लस में उसमें क्या होता था, एक बार उन्हें लगता था कि दहेज लेने के बाद जो लड़की होती थी उसके घर में अच्छे से रह पाएगी, परंतु उन्हें उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर जो लड़की पढ़ी लिखी हो उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं होता था। उन्हें बस ये लगता था कि लड़की की शादी करके उसे अपने घर लेके आना, उससे दहेज लेना है, और उसके बाद उसका सोसाइटी में सिर्फ इतना ही रोल है कि वो सिर्फ एक अच्छी वाइफ या मदर बन सके। इसके अलावा जो वुमेन्स होती थी उन्हें किसी प्रकार के कोई इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। Women as a liability. The Indian Constitution grants women equal rights to men, but strong patriarchal tradition persists in many different societal parts, with women's lives shaped by customs that are centuries old. जो हमारे इंडिया का संविधान बनाया गया है उसमें गारंटी दी गई है और वुमेन्स को राइट्स दिए गए हैं, मेन के मुकाबले में इक्वली राइट्स दिए गए हैं कि वुमेन्स भी एजुकेशन प्राप्त कर सकती है, वो भी जॉब वगैरह कर सकती है, हर एक फील्ड में वो जा सकती है। परंतु जो हमारा समाज इस तरीके से बनाया गया है, हमारे पारंपरिक तरीके से जो परंपराएं चलती आ रही है उसमें जो वुमेन्स को इस तरीके से बनाया गया है कि उन्हें अपने घर के अंदर ही रहना है और उन्हें सोसाइटी के अंदर उनका कोई भी रोल नहीं होता। उनकी जो शेप्स बनाई गई है, उनका जो कस्टम बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया है कि उन्हें घर के चार दीवारी को अंदर ही रखा जाएगा, और इस तरीके से वो सेंचुरीज तक, मतलब ये बहुत टाइम से ऐसा चलता हुआ आ रहा है। हैंस इन दिस strata, daughters are often regarded as a liability and conditioned to believe that they are inferior and subordinate to women, whereas son must be idolized and celebrated. इसमें क्या कहा गया, जब कभी भी किसी के घर में जब लड़की पैदा होती थी तो उसको लाइबिलिटी की तरीके से देखा जाता था और उससे माना जाता था कि वो एक मैन के आगे इंफीरियर है, सब ऑर्डिनेट होती है, उससे भी मतलब अपनी माँ की तरह भी घर में रहना होता है और माँ के जो ऑर्डर्स होते हैं, जिस तरीके से माँ घर के अंदर रह के कामकाज करती है उसी तरीके से जो डॉटर्स बेटियां होती है उन्हें भी वो सारा चीज करना होता है। परंतु इसके मुकाबले में जो बेटा पैदा होता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है, और ये माना जाता है कि वो हमारे घर के लिए एक चिराग है, वो आगे जाके हमारे घर का नाम रोशन करेगा। बट वाई इज डैट, परंतु ऐसा क्यों होता है? देयर वॉज अ कपल ऑफ रीजन वाई मैन माइट बी रिगार्डेड एज असिस्ट फॉर अ फैमिली। ये हमारा बहुत सारे कपल ऑफ रीजन होता है जिसमें देखा जाता है जो मेल होता है वही अपनी फैमिली को चलाता है और से आगे बढ़ाता है। जैसे कि देखेंगे कंसाइडर कैपेबल ऑफ अर्निंग मनी, जो मेल होता है वही कंसाइडर होता है, वही कैपेबल होता है कि वो घर के लिए पैसे कमा के लाए। केयरिंग ऑन द फैमिली लाइन, और वो अपने फैमिली को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है और अच्छी तरह से आगे लेके जाता है। एबल टू प्रोवाइड फॉर देयर एजिंग पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को जो भी चीज को जरूरत होती है वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करता है। ब्रिंग अप वाइफ एंड विद दिस अ कैपेबल डोमेस्टिक हेल्पर इनटू
द फैमिली। और वो अपने घर में वाइफ को भी इसीलिए लेके आता है कि वो अपने घर में उससे घर का काम काज करवा सके, अपने डोमेस्टिक हेल्पर की तरह रख सके, जिससे कि वो अपनी फैमिली की मदद कर सके। Play an important role in death rituals in Hindu religion, which ensure that soul is released from the body and go to heaven. और उनका ये मानना भी होता था कि जब लड़के की मृत्यु होती है तो उसकी जो हमारे हिंदू के रीजन में, तो वो भी मरने के बाद जो उसकी आत्मा निकलती है तो सीधा स्वर्ग में जाती है, और उसका बेटा इस तरीके से करता है। तो ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखेंगे, देयर आर अ कपल ऑफ रीजन बाय वुमन माइट बी रिगार्डेड मोर अ लायबिलिटी फॉर अ फैमिली। इसमें देखेंगे जो वुमेन्स होती थी वो किस तरीके से लायबल होती थी अपनी फैमिली के लिए। फर्स्ट पॉइंट है नॉट कंसाइडर कैपेबल ऑफ अर्निंग मनी। जो वुमेन्स होती है वो कंसाइडर नहीं करती और ना ही वो कैपेबल इतनी योग्य होती हैं कि वो घर के लिए पैसे कमा सके। सीन एज इकोनॉमिकली एंड इमोशनली डिपेंडेंट ऑन मैन। और जो वुमेन्स होती थी उसे हम देखने को मिलता है हमें कि वो इकोनॉमिकली और इमोशनली जो वुमेन्स होते थे उसके ऊपर डिपेंड होती थी। वाइल दे हेल्प विद डोमेस्टिक ड्यूटीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। और जो वुमेन्स होती थी उसको अपना लगता था कि उसके घरेलू ड्यूटी होती है, उसका घरेलू कार्य होता है कि जब वो चाइल्डहुड में, बचपन में हो या फिर जब योग्य अवस्था में हो, तो वो अपनी फैमिली की हेल्प करे। दे गो टू लिव विद देयर हस्बैंड फैमिली आफ्टर मैरिज। और शादी के बाद वो अपने पति के साथ पति की फैमिली में जाती है। मीन्स लेस हेल्प इन द हाउस होल्ड ऑफ देयर ओरिजिनेटिंग फैमिली। और उसका बहुत ही कम दायित्व बचता है कि वो अपनी जो ओरिजिनल फैमिली होती है उसकी हेल्प कर सके या उसमें किसी प्रकार की वो मदद कर सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लॉस ऑफ मनी ड्यू टू द डॉरी सिस्टम एंड ट्रेडिशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब उसकी फैमिली वाले शादी कराते हैं अपनी बेटी की, तो जब वो दहेज प्रथा के उसमें होते हैं, उन्हें दहेज देते हैं, तो उनके जो मनी होता है, बहुत सारा जो पैसा होता है वो इसमें खर्च हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स के साथ साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। It should be noted that in a vast country like India spanning 3.29 million square kilometer, जो हमारी इंडिया है एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसमें हम देखते हैं कि 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो लोग होते हैं वो रहते हैं। वेयर कल्चरल बैकग्राउंड्स, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशन वेरी वाइल्डली, जिसमें कि बहुत सारे कल्चर्स देखने को मिलेंगे, वहाँ के बैकग्राउंड्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हमें धर्म जाति के लोग मिलेंगे और बहुत सारी परंपराएं वहाँ देखने को मिलेगी। द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन आल्सो वेरीज फ्रॉम वन सोसाइटी सेक्टम टू अनदर एंड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। परंतु जो ये डिस्क्रिमिनेशन जो वुमेन्स के साथ किया जाता है ये हर एक क्षेत्र में, हर एक सोसाइटी में किया जाता है और ये हमें हर स्टेट टू स्टेट में देखने को मिलेगा। सम एरियाज इन इंडिया बीइंग हिस्टोरिकल मोर इंक्लाइन टू जेंडर वाइज देन अदर्स। कुछ एरियाज में इंडिया के ये देखने को मिलेगा कि ये हिस्टोरिकल तरीके से जेंडर वाइज किया जाता है वुमेन्स के साथ। देयर आर इवन कम्युनिटीज इन इंडिया such as the Nairs of Kerala, certain Maratha, Cranes and Bengali families which exhibit matriarchal tendency with the head of the family being the oldest woman rather than the oldest man. इंडिया में कुछ कम्युनिटीज होती है जो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि नेयर्स ऑफ केरला हो गया, मराठा हो गया, बंगाली की कुछ फैमिलीज होगी जिसमें क्या होता है मैट्रियार्कल टेंडेंसी बनाई गई है, जहाँ की जो स्त्री होती है वो प्रधान होती है और उन्हीं के हिसाब से रूल फॉलो किए जाते हैं। जो कि जैसे कि कोई फैमिली है उसमें जो हेड होती है वो ओल्डेस्ट वुमेन होती है, ना कि ओल्डेस्ट मैन होता है। जो ओल्डेस्ट वुमेन होती है वही सारे निर्णय लेती है, वही सारे कार्य बताती है और बाकी लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। However, many Indian women face discriminating throughout all stages of their life, beginning at even before birth, continuing as an infant, child, adolescent and adult. इसमें क्या होता है, देखा जाता है जो वुमेन्स में, जो इंडिया के अंदर जो वुमेन्स देखी जाती है उन्हें फेस किया जाता है बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को, उनको वो भी हर एक स्टेज में, जैसे कि वो अपनी लाइफ में जैसे ही पैदा होती है, स्टार्टिंग ऑफ लाइफ जब बिगिनिंग होती है तो बर्थ के बाद ही या फिर जब वो पेट में ही होती है तो भी उनके जो पेरेंट्स होते हैं, सास ससुर होते हैं, उन्हें ताना देते हैं कि और लड़की को पैदा करेंगे तो उसे मार दिया जाएगा या फिर उसे हानि करवाई जाएगी। तो वो क्या होता है स्टार्टिंग में किया जाता है और उसके बर्थ के बाद भी उसे इसी तरीके से पीड़ित किया जाता है। प्लस में जैसे ही वो जन्म लेती है फिर वो बच्ची होती है, फिर योग्य अवस्था में जाती है और फिर वो अडल्ट होती है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है।
द स्टेजेस कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग सेक्शन। और ये जो स्टेजेस होते हैं उसे हमने डिवाइड किए गए हैं कुछ सेक्शंस में, जैसे कि फर्स्ट है बिफोर बर्थ एज एन इन्फेंट, बर्थ से पहले जब वो इन्फेंट में हो, एज अ चाइल्ड जब चाइल्ड के रूप में, आफ्टर मैरिज शादी के बाद, एज अ विडो या फिर विधवा होने के बाद। फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन बिफोर बर्थ एज एन इन्फेक्ट। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वुमेन्स के साथ जब वो बर्थ के टाइम पे। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज वेयर मेल्स आउट नंबर फीमेल्स। जो इंडिया एक हमारी उन कंट्रियों में से आती है जहाँ के जो मेल्स होते हैं उसका जो रेशियो होता है एज कम्पेयर टू वुमेन में ज्यादा होता है। द सेक्स रेशियो एट बर्थ, जिसे हम SRB कहते हैं, विच शोज द नंबर ऑफ बॉयज बोर्न टू एवरी 100 गर्ल्स इज यूजुअली कंसिस्टेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें क्या क्या है, जो सेक्स रेशियो देखा जाएगा अगर बर्थ का कि मेल एज कम्पेयर टू फीमेल में, तो 100 लड़कों में कितनी लड़कियां पैदा होती है, और इसके हिसाब से जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो हम देखेंगे कि इसकी रेशियो क्या होती है। वेयर अबाउट 105 मेल्स आर बोर्न टू एवरी 100 फीमेल्स। हर एक 100 लड़कियों को जब पैदा होते हैं तो उसमें 105 जो होते हैं वो मेल जो होते हैं वो पैदा होते हैं। देयर आर सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस इन द मेल फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया। ये हमारा एक सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है जो कि इम्बैलेंस है एज कम्पेयर टू मेल एंड फीमेल में, क्योंकि जो मेल होता है वो 105 होता है एज कम्पेयर टू फीमेल के 100 के। Hence, the preference of a male persists quite often out of a mere practical financial concerns because the parents might not be able to afford the marriage dowry for another daughter. इसका ये प्रेफरेंस होता है कि जो मेल होता है उसे परसिस्ट किया जाता है, उसे ही मान्यता दी जाती है, क्योंकि जो मेल होता है वो ही फाइनेंशियली घर को चला सकता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और जो फीमेल्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो जब लड़की पैदा होती है तो उसे शादी के लिए पैसों को अफोर्ड करना होता है, दहेज देने के लिए जो पैसे होते हैं उसे इकट्ठा करना पड़ता है। दिस लीड्स टू सम ऑफ द मोस्ट ग्रेसम एंड डिप्रेट एक्ट्स व्हेन इट कम्स टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये सबसे बहुत बड़ा कारण होता है जिससे ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को माना जाता है, क्योंकि जो हमारी दहेज प्रथा होती है वो बहुत ही आगे से चलती आ रही है, जिसमें कि जो गर्ल्स की फैमिली होती है वो पूरे तरीके से दहेज देते वक्त अपने आप को कर्जे में डुबा लेती है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलती है। सेलेक्टिव एबॉर्शंस, इसमें क्या होता है, अगर जैसे डॉटर जो होती है, लड़की जो पैदा होने वाली होती है, अगर वो गर्ल होती है तो उसमें क्या होता है, उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है उसकी मदर से। मर्डरिंग ऑफ फीमेल बेबीज, जो फीमेल बेबीज होती है उसका भी मर्डर कर दिया जाता था। एब्डोनेंट ऑफ फीमेल बेबीज, अगर जैसे उसके एब्डोमेन में फीमेल बेबीज होती है तो उसको भी मार दिया जाता है। पेरेंटल टेस्ट टू determine the sex of the fetal were criminalized by Indian law in 1994. इसमें क्या कहा गया है कि जब गर्भावस्था में जब स्त्रियां होती हैं तो उस टाइम पे जब उनका जैसे होता है लिंग पता करना, उसे क्या होता है डिस्क्रिमिनेट माना गया है, उसे क्रिमिनल माना गया है। और ये एक इंडिया में लॉ बनाया गया था 1994 में कि अगर हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि जो फीमेल है उनके अंदर उसके गर्भ में लड़का है या लड़की, तो उसके लिए क्या एक संविधान बनाया गया है। बट द अबव मेंशन इम्बैलेंसेस इन द सेक्स रेशियो एट बर्थ, परंतु इतना होने के बाद भी ये मेंशन किया गया है कि जो सेक्स रेशियो है उसमें भी बहुत सारी चीजें कमियां देखने को मिली हैं। क्लियरली पॉइंट टू जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शन, इसमें साफ तरीके से देखने को मिलता है कि इतना कानून बनने के बाद भी औरतों का क्या अबॉर्शन करवा दिया जाता है। वाइल अबॉर्शन इज ऑफिशियली इलीगल इन इंडिया, दिस आर सम एक्सपेक्टेशन टू दिस रूल सच एज द फेलियर ऑफ contraceptive device used by a couple if the woman was raped or if the child would suffer from some disabilities. इसमें क्या होता है, इलीगल तरीके से जो फीमेल्स होती है उसके बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया जाता है। इतना बड़ा क्राइम इसे मानने के बाद भी, परंतु ये कुछ जगह पे जो हमारी जो लॉ बनाया गया है वो फेल भी हो चुका है। जैसे कि
किसी लड़की का जैसे रेप हो जाता है तो उस टाइम पे भी जो बेबी उसके अंदर होने वाला था उसे ऑपरेशन करवा दिया जाता है। और कुछ बच्चे जिसकी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो उसका भी जो होता है गर्भपात कर दिया जाता है। इन टोटल 11 million abortion take place annual and around 20,000 women die every year due to abortion related complication। इंडिया में देखा जाएगा कि 11 मिलियन अबॉर्शन जो होते हैं हर एक साल करवाए जाते हैं, जिसमें से कि जो 20,000 जो वुमेन्स होती हैं हर एक साल मरी जाती हैं, क्योंकि जब अबॉर्शन हो रहा होता है तो उस टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो वुमेन्स सहन नहीं कर पाती और डॉक्टर्स भी इसमें कुछ सही से नहीं कर पाते, तो इस टाइम पे जो वुमेन्स होती है वो डाई हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एज अ चाइल्ड। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वुमेन के साथ जब वो चाइल्ड अवस्था में होती है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन और हेल्थ के लेके जो वुमेन्स होती है उसको क्या होता है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एज अ चाइल्ड गर्ल आर ऑफ्टन ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम मेल चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर। इसमें क्या कहा गया है, जब अगर चाइल्ड जो होती है वो गर्ल बच्चा होता है तो उसके साथ भी ट्रीट किया जाता है, डिफरेंट तरीके से उसे रखा जाता है एज कम्पेयर टू मेल बच्चे के हिसाब से, क्योंकि उसे जो न्यूट्रिशन और जो हेल्थी फूड होता है वो सिर्फ जो मेल होता है उसे दिया जाता है, ना कि एज कम्पेयर टू गर्ल्स को। वेयर लिमिटेड फूड और फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, क्योंकि उस टाइम पे जो उनके पेरेंट्स होते थे उनके पास लिमिटेड फूड और फाइनेंशियल रिसोर्स होता था, जिस कारण जो गर्ल्स होती थी उसके साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाता था। The insufficient means are prone to be allocated unevenly in favor of the male offspring। क्योंकि इस तरीके से इसलिए होता था कि उस टाइम पे उनके पास इनसफिशिएंट फूड होता था और ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स भी नहीं होते थे, जिस कारण वो अच्छे से लोगों बच्चों को खाना खिला सके। इस वजह से वो जो मेल होता था अपना मेल बच्चे को वो अच्छे से ट्रीट करते थे, उसे हेल्थी और न्यूट्रिशन वाले भोजन करवाते थे एज कम्पेयर टू फीमेल। The imbalance result in insufficient care afforded to girls and women and is the first major reason for the high level of child malnutrition। इसमें क्या होता था, जो स्टार्टिंग में ये पहला पड़ाव होता था, जबकि जब वुमेन्स को क्या होता है गर्ल्स और वुमेन्स को बहुत ही कम और हेल्थी वाला खाने को मिलता था। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता था कि जो गर्ल्स होती थी उसे पूरी तरीके से मेल न्यूट्रिशन वाला भोजन नहीं मिल पाता था। दिस न्यूट्रिशन डेप्रीवेशन हैज टू हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस फॉर वुमेन। अगर वुमेन्स को अगर मेल न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से नहीं मिलता था तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्म होता था और उन्हें आगे जाके इन दो प्रॉब्लम को सामना करता था। दे नेवर रीच देयर फुल ग्रोथ पोटेंशियल एंड सेकेंड अनेमिया। इसमें क्या होता था, अगर गर्ल्स को अच्छे तरीके से खाना नहीं मिलता था तो उनकी जो ग्रोथ होती थी वो अच्छी तरीके से नहीं होती थी। सेकेंडली उन्हें अनेमिया नाम की बीमारी हो जाती थी। कॉन्सिक्वेंस आर रिस्क फैक्टर्स इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटिंग चाइल्ड बेयरिंग एंड रिजल्टिंग इन मैटरनल। इससे क्या होता था, इन दो प्रॉब्लमों के कारण, इन दो हार्मफुल इफेक्ट के कारण जो वुमेन्स होती थी उन्हें प्रेगनेंसी में डिफिकल्टीज होती थी, यहाँ तक कि उन्हें कॉम्प्लिकेशंस होते थे चाइल्ड को बियर करने में, चाइल्ड को अपने गर्भ में रखने में। इन्फेक्ट्स डेथ्स एज वेल एज लो बर्थ वेट इन्फेक्ट्स। इसमें क्या होता था, ज्यादातर जो बच्चे होते थे गर्भावस्था में ही मर जाते थे या फिर उनका जब जन्म लेते थे तो उनका जो वेट होता था बहुत ही कम होता था एज कम्पेयर टू बाकी अदर बच्चों से। एजुकेशन, सेकेंड पॉइंट देखेंगे। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज अप टू एज 14। इसमें क्या कहा गया है, जो इंडिया है उसने संविधान बनाया गया है जिसमें गारंटी जो हर एक बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है। वुमेन्स को भी इसमें राइट्स दिए गए हैं कि हर एक गर्ल्स एंड बॉयज को 14 साल की उम्र में फ्री और कंपल्सरी क्या कहते हैं एजुकेशन दी जाएगी। दिस हैज बीन रिपीटेडली reconfirmed, but primary education in India is not universal and often times not seen as really necessary for girls। इसमें क्या कहा गया है, ये जो प्रोसेस है वो बहुत बार चलाया गया है जिसमें कि जो गर्ल्स होती थी उन्हें एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन दी जा सकती थी, परंतु इंडिया में जो लोग हैं उसे उन्होंने इसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, ना ही ज्यादा इसे नेसेसरी माना कि जो फीमेल्स होती थी गर्ल्स होती थी उन्हें प्राइमरी एजुकेशन भी प्राप्त करवाई जाए। Their parents might consider it more important that they learn domestic chores as they will need to perform them for their future husbands and in-laws।
परंतु जो उनके जो पेरेंट्स होते थे वो ये मानते थे कि पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी कि लड़कियों को घर के काम काज आए, वो घर की चीज़ों को सीखें, कि जब वो फ्यूचर में जब उनकी शादी हो तो वो अपने हस्बैंड के यहाँ जाए या पेरेंट्स के यहाँ जाए तो उस चीज़ को अच्छे से संभालें। Another disincentive for sending daughters to school is a concern for the protection of their virginity. Another reason जो था गर्ल्स का स्कूल ना भेजने का वो ये कारण था कि जो वुमेन की जो वर्जिनिटी होती थी डॉटर्स की, उसकी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना। मतलब कि जो उन्हें इस बात का डर था कि कहीं हम स्कूल में लड़कियों को भेजेंगे तो उनकी वर्जिनिटी पे कोई फर्क ना पड़े। When schools are located at a distance, when teachers are male, and when girls are expected to study along with boys, parents are often unwilling to expose their daughters to the potential assault on their virginity that would ultimately। जो फैमिली होती थी वो ये सोचती थी कि जब हम लड़कियों को स्कूल के लिए भेजेंगे, अगर स्कूल जो होगा कुछ दूरी पे होगा तो इससे क्या होगा कि जो गर्ल्स की वर्जिनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, प्लस में उनको इस बात का भी खतरा लगता था, डर रहता था कि वो जो वहाँ का जो टीचर होगा वो मेल ना हो, और जो गर्ल्स होगी, गर्ल्स जो बॉयज के साथ स्कूल आएंगी जाएंगी उनके साथ पढ़ेंगी, तो उनके जो पेरेंट्स होते थे वो सोचते थे कि इससे जो लड़की होती थी उनकी वर्जिनिटी पे कोई फर्क ना पड़े या फिर कोई वो गलत राह पे ना चल जाए। इस वजह से उन्हें इस चीज का खतरा रहता था स्कूल भेजने में गर्ल्स को। That would ultimately result in an insult to the girl's family honor। इससे क्या होता था, उन्हें इस बात का भी डर रहता था कि अगर गर्ल्स के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए या फिर किसी प्रकार का कुछ हो जाए तो उनसे इस अपनी जो फैमिली की जो इज्जत होती थी उसके लिए लेके उन्हें डर रहता था। उन्हें ये रहता था कि कहीं कुछ हो जाए तो कहीं उन्हें इंसल्ट का सामना ना करना पड़े, वो दूसरों के आगे अपना क्या मुंह दिखाएंगे, तो उस चीज को लेके वो खामोश रहते थे और अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजने के लिए डरते थे। दिस रिजल्ट इन वन ऑफ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट्स इन द वर्ल्ड। इस वजह से जो फीमेल्स का जो पढ़ाई का जो स्तर है वो पूरे संसार में बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू बॉयज। लिटरेसी रेट्स फॉर वुमेन 54%, लिटरेसी रेट फॉर मैन 76%। एज अ कंपैरिजन फीमेल लिटरेसी पर 2009, इसमें देखेंगे जो फीमेल लिटरेसी है 2009 में मतलब अलग अलग जगह पे कैसे था। पाकिस्तान 60%, पाकिस्तान में जो फीमेल की लिटरेसी थी वो 60% थी, पेरू में 89, इंडोनेशिया में 93% थी। मदर इलिटरेसी एंड लेक ऑफ स्कूलिंग डायरेक्टली डिसएडवांटेजेस देयर यंग चिल्ड्रन। अगर जो माता होती है, मदर्स होती हैं, वो अगर पढ़ी लिखी नहीं होती और स्कूल में नहीं गई होती तो उसका जो डिसएडवांटेजेस है, उसका जो हानि है वो उसके बच्चों को पड़ती है। लो स्कूलिंग ट्रांसलेट्स इनटू पुअर क्वालिटी ऑफ केयर फॉर चिल्ड्रन। इसका कारण ये होता है कि अगर उनकी मदर पढ़ी लिखी नहीं होती तो वो बच्चों को अच्छी देखभाल नहीं दे सकती, उनका जो केयर होता है वो अच्छी तरीके से नहीं कर सकती। Consequently, in higher infant and child mortality and malnutrition because mothers with little education are less likely to adopt appropriate health promoting behavior such as having young children immunized। इसमें क्या होता था, अगर जो हमारी मदर्स होती हैं वो अगर अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है या फिर उन्हें थोड़ी सी भी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं है तो इससे क्या होता है वो अपने बच्चों के ऊपर कोई भी अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि उन्हें मेल न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं होगा, उन्हें अच्छे से वो हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर पाएगी क्योंकि उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं होगा कि बच्चे की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उन्हें क्या क्या देना चाहिए, उनके अच्छे बिहेवियर के लिए उन्हें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि जो उन्हें इम्यूनाइज प्रॉब्लम होगी, जो कि जिससे कि उन्हें रोगों से लड़ने की जो क्षमता मिलती है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगी और वो कमजोर रह जाएंगे। सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स एग्जाम्पल सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर एवरीवन आर प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या क्या गया है, सोशल सेक्टर में एक प्रोग्राम बनाया गया है, सामाजिक तरीके से एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम सर्व शिक्षा अभियान रखा गया, जिसमें कि हर एक स्त्री को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, हर एक इंसान को एजुकेशन मिलेगा और जो फीमेल्स होती थी उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताया जाएगा, उन्हें उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाएगा। एंड एलिमिनेट जेंडर डिस्पार्टीज। और क्या रहता था, जो जेंडर डिस्पार्टीज थी, जो जेंडर वाइज था, मतलब जिसमें मेल को प्रधान माना जाता था,
तो उस चीज को हटाने, उसे एलिमिनेट करने की भी इसमें जो स्त्रियां होती थी उन्हें शिक्षा दी जाती थी। बट दिस इनिशिएटिव्स विल टेक टाइम टू अनफोल्ड देयर होल इफेक्ट। इसमें क्या होता था, ये सब करने के लिए थोड़ा टाइम की जरूरत होती थी, जिससे कि जो औरतें होती थी उनको उनके राइट्स अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना, जिससे कि वो अपने हक के बारे में खुद से लड़ सके और अपनी नियम, अपने कानून को वो जान सके, अपने राइट्स को वो पहचान सके। ये सारी चीजें जो थी सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा वुमेन्स को सिखाई जाने के लिए बनाए गए थे। ये हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे किया जाता है गर्ल्स के साथ, जिसके अभी कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए हैं जो कि हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो जरूर देखिएगा, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के बारे में बताया गया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।